गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस पर विस्तृत चर्चा की। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन की मियाद बढ़ाएगी या ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा। अनुमान है कि 31 मई को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में लॉकडाउन 5 की घोषणा कर सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों की बात करें तो फिलहाल राहत नहीं नजर आ रही। ऐसे में कई छूट के साथ लॉकडाउन को जारी रखे जाने का अनुमान है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड बना। कुल 1024 नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक राजधानी में एक दिन में दर्ज किए गए मामलों में सबसे अधिक है। इसी के साथ अब दिल्ली में कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 16,281 हो गई है। दिल्ली में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 7,200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर हरियाणा ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए दिल्ली से सटे अपने सभी बॉर्डर को फिर से सील करने का फैसला लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत गृह सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण दिल्ली से हरियाणा में बेरोक टोक हो रही एंट्री है। कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,533 हो गई है। इस बीच बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। कर्नाटक ने देश के 5 राज्यों से आने वाली सभी उड़ानों, ट्रेनों और वाहनों के आगमन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इन 5 राज्यों से ही देश के 2/3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, लिहाजा राज्य सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। शुक्रवार को भारत ने साफ कर दिया कि चीन के साथ मुद्दा द्विपक्षीय है और इसे शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नई दिल्ली और बीजिंग राजनयिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं। ये सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत से अलग है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने को लेकर 1993 से ही 5 समझौते लागू हैं। दोनों ही देश मामले को सुलझाने के लिए इसी पर काम कर रहे हैं। भारत को अमेरिका का हस्तक्षेप इसमें स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि वो भारत और चीन में मध्यस्थता को तैयार हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 2598 नए मामले सामने आए। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 59,546 हो गई है। तो वहीं अब तक महाराष्ट्र में 1982 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। बीते 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में कोरोना से 85 लोगों की जान जा चुकी है। तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 827 नए केस गुरुवार शाम तक दर्ज किए गए। यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,000 के पार चली गई है। गुजरात की बात करें तो गुरुवार शाम तक यहां कोरोना के 367 नए मामले दर्ज किए गए और 22 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 15,572 हो गई है, जबकि यहां अब तक 960 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो उधर बंगाल में 344 नए मामले सामने आए हैं और यहां कुल केस बढ़कर 4,536 हो गए, जबकि मौत का आंकड़ा 229 पहुंच गया है। लॉकडाउन के बीच अपने घर लौटने को मजबूर प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों से रेल या बस का किराया नहीं वसूला जाए। उनके किराए की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। इसके अलावा अगर कोई प्रवासी मजदूर पैदल जाता पाया जाए तो उसे तुरंत आश्रय या खान पान मुहैया कराया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में मीडिया की तमाम खबरों का स्वतः ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का सही समय भी बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 30 मई तक हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है, जिससे पारा गिरेगा। 28 मई से उत्तरी भारत में अधिकतम तापमान कम होने के आसार हैं। वहीं 29 मई से लू की स्थिति में भी सुधार होगा। फिलहाल अगले 24 घंटों तक लू का कहर जारी रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुरुवार को ही धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है।
लखनऊ और आसपास के इलाकों में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। बेशक कोरोना से हर तरफ त्राही मची है। लॉकडाउन ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली उर्मिला के लिए ये लॉकडाउन बेशुमार खुशियां लेकर आया है। दरअसल कहानी यूं है कि करीब 21 साल पहले सुरेश प्रसाद अपनी पत्नी उर्मिला और 4 बच्चों को छोड़कर दिल्ली आ गया था। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली से मजदूरों के पलायन में सुरेश का मन भी बदला और वो भी पश्चिम बंगाल में अपने गाँव और घर की ओर लौट पड़ा। घर लौट रहे सुरेश को गुरुवार को आसनसोल में दूसरे प्रवासी मजदूरों के साथ क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां पर पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान जब सुरेश की कहानी पता चली तो उनका दिल भी पसीज गया और उन्होंने सुरेश की पत्नी उर्मिला को ढूंढकर 21 साल बाद दोनों का मिलन करवाया। गुरुवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस दौरे पर भारत ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की T20 सीरीज, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज और अंत में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। T20 सीरीज की शुरुआत 11 अक्टूबर को ब्रिस्बेन से होगी। दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 14 अक्टूबर को, तो तीसरा 17 अक्टूबर को एडिलेड में। इसके बाद दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी, जो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद भारतीय टीम 3 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलेगी। मेलबर्न में 3 से 7 दिसंबर के बीच पहला टेस्ट मैच होगा, जबकि चौथा टेस्ट होगा 3 से 7 जनवरी के बीच सिडनी में। वनडे की बात करें तो पहला वनडे पर्थ में 12 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि तीसरा वनडे और पूरी सीरीज का अंतिम मैच सिडनी में 17 जनवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। गुरुवार को भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,000 के पार चली गई। यह आंकड़ा रहा 1,58,333 का। 67,692 लोग देश भर में अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बीते दिन की रिकवरी रही है 3,266 की, जबकि देश भर में मौत का आंकड़ा 4500 के पार चला गया है। 4531 लोगों की देश भर में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। बीते दिन 194 लोगों की मौत हुई है। ये देश में एक दिन में अब तक हुई कुल मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर है। गुरुवार रात 11:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59 लाख के करीब पहुंचती दिखी, तो वहीं मौत का आंकड़ा 3,60,000 के करीब रहा, जबकि दुनिया भर में 25,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। रेलवे भी अब वापस नॉर्मल होने की ओर अग्रसर है। गुरुवार को रेल मंत्रालय ने फैसला लिया कि यात्री अब पहले की तरह 120 दिन पहले से टिकट रिजर्वेशन करा सकेंगे। ये सुविधा यात्रियों के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। कोविड काल में फिलहाल 30 दिन पहले तक का ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी IRCTC स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी उन सभी ट्रेनों के लिए है जो वर्तमान में चलाई जा रही हैं और जो 1 जून से चलनी शुरू होंगी। इन ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की इजाजत भी होगी। बता दें कि फिलहाल भारतीय रेलवे ने 15 जोड़ी AC स्पेशल ट्रेनें चला रखी हैं और देश भर में 1 जून से 200 से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलनी शुरू हो जाएंगी। देश में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण धार्मिक आयोजन बंद हैं। इस बीच खबर आ रही है कि इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा होगी, लेकिन ये सिर्फ 15 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। हालांकि इसके शुरू होने की तारीख और गाइडलाइंस को लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पहलगाम यात्रा मार्ग बंद रहेगा और यात्रियों को सिर्फ बालटाल मार्ग से ही यात्रा करने की इजाजत होगी। बता दें कि पिछले साल भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर अमरनाथ यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बहस के दौरान सरकार ने बताया कि 1 मई से अब तक 91 लाख लोगों को उनके घर भेजा गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने बताया कि घर भेजे गए मजदूरों में से 80% मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। उन्होंने दावा किया कि यह अभूतपूर्व संकट का समय है और हमने भी अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रवासी मजदूरों के मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, जिसका तुषार मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को
अपने अपने यहाँ प्रवासी और पलायन कर रहे लोगों के लिए किए गए कामों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता से फिर से पुलवामा जैसे हमले की साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के राजपुरा इलाके में स्थित आइनगुंड इलाके में एक सेंट्रो कार में ले जा रही आईडी को बरामद किया है। कार में विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में लदा था कि सुरक्षा बलों को इसे नियंत्रित विस्फोट कर उड़ाना पड़ा। कार पर JK081426 नंबर की प्लेट लगी है, जो कि कठुआ का नंबर है। जम्मू संभाग का कठुआ इलाका सीमांत क्षेत्र है और यहाँ के हीरानगर इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक भी जताया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 40 जवानों की मौत हुई थी। कोरोना संकट ने देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है। आलम यह है कि MA BEd करे हुए शिक्षक भी मनरेगा में दिहाड़ी पर काम करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर के पास आसलपुर जोबनेर गांव की, जहां शिक्षक 220 और 235 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी कर रहे हैं। हिंदी के एक शिक्षक राम अवतार ने बताया कि उन्हें स्कूल में 20,000 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते देश में स्कूल बंद पड़े हैं और वो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए मनरेगा में दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते देश में घुसे टिड्डी दल ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। देश के 9 राज्यों को टिड्डियों का खतरा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन टिड्डियों को भगाने के अलग अलग जतन किए जा रहे हैं, मगर अब तक सब बेअसर दिखते हैं। टिड्डियों के हमले से परेशान राजस्थान में अब ड्रोन के जरिए उन पर नियंत्रण की कवायद की जा रही है। बुधवार को जयपुर के पास सामोद में टिड्डियों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया और इससे काफी हद तक सफलता भी मिली। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में टिड्डी दलों को भगाने के लिए पुलिस के सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की जीप के साथ फायर की गाड़ी भी साथ चल रही है। मौका देखते ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टिड्डियों के इन दलों को मानसून से पहले तक खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल तैयार होगी और ये उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सलमान खान के फैंस के लिए गुड न्यूज है। अब आप भाईजान की जिंदगी से रूबरू हो पाएंगे, वो भी घर बैठे बैठे। सलमान खान एक शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने क्वारंटीन लाइफस्टाइल से लेकर अपनी जिंदगी के बारे में फैंस से बातें करेंगे। भाईजान के शो का नाम हाउस ऑफ भाईजान होगा। सूत्रों के मुताबिक कलर्स चैनल सलमान के साथ मिलकर जल्द ही शो को शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। इस शो के जरिए फैंस सलमान का पनवेल फार्म हाउस और वहां रहने वाले लोगों से भी मिल पाएंगे। लॉकडाउन के मौके पर सलमान का ये शो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अम्फान तूफान से प्रभावित अपने राज्य की हर संभव मदद करेगी। शाहरुख खान ने ट्विटर के जरिए बताया कि उनकी टीम पश्चिम बंगाल CM रिलीफ फंड में आर्थिक योगदान देगी। इसके साथ ही शाहरुख की टीम पूरे बंगाल में 5000 पेड़ लगाएगी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन और साफ सफाई का सामान पहुंचाएगी। 20 मई को पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से 86 लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। कोरोना वायरस की मार देश की गरीब जनता पर कहर बनकर टूट रही है। अब यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। दरअसल मामूली प्राइवेट नौकरी करने वाला राजकुमार अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा, लेकिन बच्चे को कहीं इलाज नहीं मिल सका। अंत में बच्चे ने पिता के आगोश में ही दम तोड़ दिया। दरअसल जिस अस्पताल में ये बच्चा पैदा हुआ था, उस अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, जिस वजह से उसे दूसरे अस्पताल जाने को कह दिया गया। जिसके बाद बच्चे का पिता करीब 7 घंटे तक कई अस्पतालों में इलाज के लिए भटकता रहा। अपने बच्चे की मौत के बाद इस लाचार बाप ने सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ की गुहार लगाई। अब मामले के तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है
और 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जा रही है। जानवर हो या इंसान, जिंदगी सभी को प्यारी होती है। इसी मिसाल को पेश करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारी भरकम भैंस हवा में गजब की छलांग लगाती देखी जा सकती है। जी हाँ, मामला जंगल की दुनिया से है, जहाँ जंगली भैंस ने खुद को शेरों के झुंड से बचाने के लिए ऐसी छलांग लगाई कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। यह वायरल वीडियो IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है।